Hello everyone, a warm welcome to all of you to the Genome Inquisitors present Bioinformatics Discussion Section Day 1. My name is Rohanra Samal, a semester student of IMSCBI in BJP Autonomous College, Bhubaneswar, and I am the host of the Next Generation Sequencing Session today. So शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा क्योंकि तुम सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे कोई प्रो नहीं है, हम लोग अभी भी लर्निंग फेज पे है। तो तुम लोग ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम लोग जो भी पढ़ाएँगे ये सब तुम लोग को समझ में आ जाएगा या फिर हम लोग सारे कुछ पढ़ा लेंगे, ये टाइम से तो मैनेज नहीं हो सकता, ठीक है? तो तुम लोग भी ये समझना और पर हम लोग कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जितना हो सके हम लोग समझा सकें। और दूसरा ये है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये सब टीचर्स तुम्हें आगे जाके पढ़ाएँगे, तो हम लोग ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उनसे अच्छा या फिर उनसे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी उनसे ही सीखे हैं, राइट? तो फिर तीसरा ये है कि तुम लोग यहाँ पे कोई फ़ोर्सफुली तो नहीं आया है, ठीक? और हर कोई अपने मन से तो आया हो, तो थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना और डिस्टर्बेंस ना हो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अगर किसी को लग रहा है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम लोग जा सकते हो। बस इतना ही, ओके? By the way, here with us Meghna Pathak, MSc Biotechnology third semester student of Gautam Buddha University in Delhi, who also cleared NTA GADB exam in 2022. Today's session, she is going to represent about the basics theories of next generation sequencing. Over to you, Meghna. Okay, so जितना मेरा introduction दिया गया, that's enough for all of you to know. So yeah, I'm going to teach you about NGS. हमारा main topic रहेगा NGS, but ठीक है हम in a start like basic से ही करेंगे, ठीक है? So let me share that. किधर गया? मेरा स्क्रीन विजिबल है? मुझे भी नहीं पता कि मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं। हाँ, विजुअल है। ओके देन ठीक है। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो, ठीक है? नहीं बस मुझे बस बता दो, that's enough. Don't mind. तो फर्स्ट चीज ये है कि डीएनए सीक्वेंसिंग होता क्या है, ठीक है? किसी को ऐसा कोई इशू हो ना तो बीच में क्वेश्चन कर सकते हो, दैट्स नॉट इशू, बट वेट कर लेना कि मेरा सेंटेंस ओवर हो जाए, उसके पीछे मत बोलना। उसके बाद अगर कोई भी टॉपिक किसी भी स्लाइड में प्रॉब्लम हो तो स्लाइड हटाने से पहले मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। और ना तो डीएनए सीक्वेंसिंग होता क्या है कि बस हमारे पास अगर कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें दिया हुआ है तो हमें ना उसका बेस पेयर पता लगाते हैं एक के बाद एक की एग्जैक्टली काउंट के बाद, जैसे ए के बाद क्या आया, टी आया तो टी के बाद क्या आया, वो सीक्वेंस पता लगाते हैं। ये ना उस एग्जैक्ट ऑर्डर पता करते हैं हम बेसिस का, उसे कहा जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। जैसे यहाँ पे बेसिस दे रखे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन डीएनए स्ट्रैंड में, ठीक है? अब इसका बेसिकली यूज क्या क्या है, तो ये आपके डायग्नोस्टिक में, फॉरेंसिक रिसर्च में यूज किया जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज हम इसका पढ़ चुके हैं वो है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। अब उसके यूज आगे बस हम इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो ये ना इसमें हमने ना आपको जितना भी ह्यूमन जीनोम था उसको सीक्वेंस किया था, उसमें जितने भी क्रोमोजोम है, कितने डीएनए है, इंट्रोनिक, एक्सोनिक, सारे नॉन कोडिंग रीजन, सारे रीजन जो है उन सबको हमने कोड करना, उसका हमने सीक्वेंस पता लगाया था। और उसको यूज किया जाता है डिजीज को पता लगाने में, म्यूटेशन पता लगाने में, फॉरेंसिक में उसे यूज किया जाता है, एसएनपी वगैरह जो है वो सब, ठीक है? और ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है वो 1970 में डेवलप की गई थी। हिस्ट्री है तो आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू रीड दैट आउट, बट इफ समवन वांट्स टू तो मैं 10 सेकंड का गैप ले लेती हूँ, यू कैन रीड दैट आउट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, ठीक है? तो अब फाउंडर कहा जाता है सेंगर और गिलबर्ट को, जिन्होंने फर्स्ट ना थ्योरी दी थी कि कैना सीक्वेंसिंग कैसे कर सकते हैं। इन्होंने दिया था 1976 में और 1977 में इन्होंने दिया था, ठीक है? अब
बेसिकली ये कैसे काम करता है हम उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिम गिलबर्ट जो है ना वो बेसिकली कुछ स्टेप्स में पूरा होता है। अब पहला इसका क्या है कि हमें सैंपल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका आप सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना है और उसका जो 5 प्राइम एंड है ना उससे लेबल करना है ताकि हमें पता रहे कि एक स्टैंड कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने यही करा कि डीनेचर कर लिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में और उसको लेबल कर दिया फॉस्फोन क्या फॉस्फर 35 से, ठीक है। अब सेकंड दे रखा है क्लीवेज ऑफ डीएनए बैकबोन। अब यहाँ पे क्या करा है हमने कि यहाँ पे दो केमिकल हमने यूज करा है डाइमिथाइल सल्फेट और हाइड्रोजाइन, ठीक है। तो अब इसका यूज हम करते हैं लेबल करने में, जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसको एक एग्जैक्टली लोकेशन को लेबल करने में हम डाइमिथाइल सल्फेट और हाइड्रोजाइन को यूज करते हैं और जो पाइपरेटिन है वो बेसिकली क्लीव करने में यूज आता है, ठीक है। अब क्या क्या हम अब यहाँ पे किसी क्या टैग कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है। और किसी को नहीं पता पिरिमिडिन और प्यूरिन के बारे में, तो ए और सी को हम पिरिमिडिन कहते हैं और ए एंड जी को प्यूरिन कहा जाता है। ये बेसिस बेसिकली बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है ग्वानिन है उसे हमने मिथाइलेट करा है डाइमिथाइल सल्फेट से। यहाँ पे 4 ट्यूब लिए गए हैं, ठीक है। उन चारों में एक ही फ्रेगमेंट है, मतलब मान लो कि अगर हमने 10 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट दे रखा है तो वही 10 बेस का फ्रेगमेंट हमारे पास चारों टेस्ट ट्यूब में होगा, ठीक है। सेम फ्रेगमेंट है और चारों टेस्ट ट्यूब में एक ही फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को हमने डाइमिथाइल सल्फेट से मिथाइलेटेड करा। उससे क्या होगा जितने भी ग्वानिन उसमें प्रेजेंट है ना वो मतलब टैग हो जाएंगे कि जहां जहां ग्वानिन प्रेजेंट है वहां पे ये जाके उसको डिनामिथाइलेटेड कर देगा फर्स्ट ट्यूब में। सेकंड में प्यूरिन यानी ए जी और ए दोनों को डीप्यूरिनेट किया जाता है फॉर्मिक एसिड से। और थर्ड वाले में हमने क्या करा, जितने पिरिमिडिन है यानी टी और सी उन सबको हाइड्रोलाइज करा हाइड्रोजाइन को यूज करके। फोर्थ वाले में सिस्टीन को हमने हाइड्रोलाइज किया है NaCl का यूज करके, ठीक है। जितने हमने टैग करना था उसके बाद हमने पिपेडिन से सबको क्लीव कर दिया, फ्रेगमेंट्स फॉर्म कर दिए। अब आगे क्या हो रहा है कि अब हम नेक्स्ट जो स्टेप कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं और ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम सबको पता है, जिसे नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक जेल होता है जिसमें हम है ना जितने भी हमारे पास सैंपल होता है, कोई भी सैंपल हो सकता है, दैट कैन बी प्रोटीन, RNA, DNA, कुछ भी हो सकता है। इट जस्ट कि उन्हें मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज के अकॉर्डिंग ना, चार्ज तो नहीं बोल सकते वैसे, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग है ना उन्हें सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो फ्रेगमेंट है वो किस बेसिस पे क्लीव हुए हैं, उनमें क्या क्या जो सपोज कि अगर मेरे पास 20 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट मैंने पहले क्लीव कर रखा था, उनको चारों टेस्ट ट्यूब में यूज किया। अब उसमें भी क्लीवेज जो हुआ है ये हमने ये जो चारों सैंपल से पिपेडिन से क्लीव करके करा है। अब उसको क्लीव करने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास बैंड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि सीक्वेंस क्या थी जो हमारे पास डीएनए था उसका। तो अब ये डायग्राम है, इसके थ्रू मैं समझाती हूँ, आई गेस आपको समझ आ जाएगा। जिसको नहीं आया तो मुझे वापस बता देना, ठीक है। अब फर्स्ट वाले बैंड में देखो तो हमने क्या बोला, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ना एक तो जी, दूसरे वाले में G+A, तीसरे वाले में T+C और फोर्थ वाले में C। तो अब जो G+A है उसका जो कॉमन बैंड है जी के साथ वो तो श्योर है कि भाई जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप G+A में देख लो, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला वो कॉमन है जी के साथ, यानी कि ये तो सारे जी के बैंड है। और उसके अलावा जो बच गए हैं वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले में हम क्या देख रहे हैं कि जो मोस्ट लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो है जी वाला, उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट बैंड दिख रहा है हमें। सबसे फर्स्ट बैंड वहीं पे मिल रहा है और वो G+A में भी है, यानी कि जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे नीचे डाल दिया जी, ठीक है। अब उसकी जस्ट ऊपर गए तो सेकंड नंबर पे कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, तो वो G+A में आ रहा है, बट वो जी में कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि वो वहां जी नहीं ए ही होगा। तो अब यहाँ पे हमने सेकंड वाले में ए लिख दिया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला किसमें है, T+C में है, बट वो C के साथ कॉमन नहीं है, यानी कि वहां T होगा। फोर्थ वाला देखो तो उसमें क्या T+C और C दोनों में कॉमन है वो, यानी कि वो T तो नहीं C होगा। तो इस तरीके से हमने एक एक बैंड को देखा है कि एक के बाद एक कौन सा आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी लिस्ट बनाई है। लास्ट वाला आप देख सकते हो उसमें दे रखा है GATC GGACC। तो ये पूरा सैंपल हम क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे वापस समझ ले, एक बार शॉर्टकट बता देती हूँ मैं कि हमने ये चार जो हमने टेस्ट ट्यूब लिए थे, हर टेस्ट ट्यूब को हमने एक एक है ना वेल्स में डाला होगा और उसको मूव कराया, जेल रन कराया उसका, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो यूज करते हैं वैसे। और उसके बाद जो हमें बैंड मिला है उस अकॉर्डिंग हमने पता लगाया कि इसमें सीक्वेंस क्या रहा होगा।
ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें या मैं आगे बढ़ूं? अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे लगेगा शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वैसे खुशी खुशी आगे बढ़ जाऊंगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। अब ये कि ड्रॉबैक क्या रहा था, तो पहला चीज तो ये है कि ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है, कि ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम करते हैं ना, उसी का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जेल क्रिएट करने में अराउंड 1 से 2 घंटा लग जाता है, कि आप पहले सारे सैंपल प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसको जेल को फॉर्म होने के लिए छोड़ोगे, उसके बाद उस जेल को सेटल होने के बाद उसको रन करवाते हैं, तो रन होने में भी अगर जितना साइज है, क्या बोलते हैं, जो जेल का साइज है, जो सैंपल का साइज है, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। जिसकी ये प्रोसेस बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें दे रखा है कि, और उसका दूसरी चीज ये है कि ये जो ना आपके 200 से 300 बेस पेयर को ही कंफर्म कर सकता है, वो भी बहुत दिन लगा के। तो अब जहां हम ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा लंबा है। अगर हम उसको सीक्वेंस करने बैठेंगे तो लाइक साल लग जाएंगे, और इनिशियल स्टेजेस में लगे भी थे। कुछ 20% को ही पता लगाने में कम से कम 12-13 साल लग गए थे। उसके बाद जब हमारे पास अलग मेथड्स आ गए तो वो फास्ट हो गया, बट पहले बहुत स्लो चल रहा था। ओके, उसके बाद ये दे रखा है कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव ना मटेरियल यूज करते हैं, जैसे हमने फॉस्फोरस का देखा था 32 जो था, फॉस्फोरस 32। बेसिकली ये रेडियो लेवल जितने भी होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, कैंसरस होता है ना, कार्सिनोजेनिक होता है, तो डिजीज कॉज कर सकता है, तो वो अच्छे नहीं होते यूज करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद भी हमें पता है कि जेल को देखने के लिए भी हमें ना क्या बोलते हैं, यूवी रेस का यूज करना पड़ता है। तो जब भी हम इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए उतने हेल्दी नहीं है, तो ये एक उसका ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद दे रखा है कि, हाँ ये बता दिया मैंने, सेकेंड दे रखा है क्लीवेज रिएक्शन, हाँ सेम वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इसका एग्जाम्पल, सीक्वेंसिंग का यूज का एग्जाम्पल तो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अब मैं एक बार पहले समझा देती हूँ, फिर हम इसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया था कि इट्स लाइक जितने भी क्रोमोसोम है उसमें जितने भी डीएनए प्रेजेंट है, हमने उन सबको सीक्वेंस किया था। ठीक है, एक बार नहीं बहुत बार किया था, ताकि हमें एक क्या बहुत ज्यादा वो अप्रोप्रिएट आंसर मिल सके, जितने भी उसमें एरर के चांसेस है वो कम हो जाए, हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिले। इसके लिए हमने बहुत बार रिपीट करके एक पूरा जीनोम क्रिएट करा था, कि कौन सी ना कौन सा डीएनए कहाँ पे आएगा, कैसे ना इनकी सीक्वेंस क्या है, इनका यूज क्या है, हमने सबको पूरा एक बना के लाइब्रेरी बना के रखा है, ताकि अगर फ्यूचर में किसी को उस पर रिसर्च करने का मन हो तो वो आराम से इजीली फास्टली कर पाए। अब जैसे सपोज कि मेरा मन हो गया कि मैं किसी डिजीज पे मैंने एक ह्यूमन देखा जिसके किसी 3rd नंबर क्रोमोसोम पे कोई म्यूटेशन आ रखा है, और मैंने ये देखा, मुझे है कि मैं इस पे पढ़ाई करूँ आगे कि भाई ये डिजीज कैसे होता है, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो अगर मेरे को सीक्वेंस पता नहीं होगा तो मुझे उसको पहले सीक्वेंस पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसकी जगह ये है कि आप, अगर आपके पास ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम प्रेजेंट है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में उसे यूज किया जा सकता है। क्लोनिंग अलाउड नहीं है, बट अगर क्लोनिंग करना अलाउड होता तो उसको भी यूज किया जा सकता था। ठीक है, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने यही किया कि सारा जो ह्यूमन का जीनोम है उसे सीक्वेंस कर लिया, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे यूज किया जा सके। रोहन रोहन हाँ बोलो। मैं कह रही थी कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरा ना जो नेटवर्क है वो चला जाए, बिकॉज मैं खुद का वाईफाई यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा हाँ करना हाँ कटे तो मुझे बता देना पहले ही, पता चला मैं पढ़ाती चली जाऊँ। ठीक है, हाँ ठीक। ओके, ठीक है, तो अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। The Human Genome Project has an international scientific research project with the goal of determining the base pair that make up human DNA. वही हमने पढ़ा कि वो क्या है कि ना इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च है, यानी पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स से कर रहा था, लाइक नॉट यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड जो था, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सीक्वेंस को लेके उसे कौन मतलब उसका बेस पेयर पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें ये दे रखा है कि आइडेंटिफाइंग द मैपिंग ऑल द जीन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब हमें जितने जीनोम है वो, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस सीक्वेंस से प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन क्या है, हमने ये सब पता लगाया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इट रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, यही कहा गया कि सब लोगों ने इसे मिलकर काम किया था, और बहुत तो भी ये बहुत लंबा चला था। Funding came from US government through the National Institute of Health, as well as numerous other groups from around the world. Applied Biosystem introduced the first automated capillary electrophoresis based sequencing instrument.
उसके बाद ये बता रखा है कि उसके बाद ना अलग अलग जो ना सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज होते गए हैं टाइम के साथ. The genome analyzer emerged in 2005 and took sequencing run from 24 kilobases per run. अब जो जीनोम एनालाइजर एक टेक्निक है वो आई थी इंट्रोड्यूस हुई थी 2005 में. पहले कहाँ पे 200 से 300 बेस पर हर बार सीक्वेंस हो पा रहा था, उन्होंने उसको चेंज करके 84 किलो बेसिस पर रन कर दिया. अभी एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हुआ था वो पूरा अंडरस्टैंड करेंगे. अब पहली चीज तो ये है कि हमें ये चीज तो पता है कि ह्यूमन जीनोम जो है इज लाइक अराउंड 3 मिलियन बेस पेयर, मिलियन और बिलियन समवेयर, ठीक है, इतने बिलियन बेस पेयर है, तो उसे एक साथ एक स्ट्रैंड में अपना सीक्वेंसिंग कर पाना बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, बिकॉज हमें ये चीज पता है कि जो हमारा डीएनए है उसमें रिकॉइलिंग की कैपेसिटी होती है. हमने ये चीज बोला कि हमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, वो सब हो पाना उतने बड़े सीक्वेंस के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं कि वो जो बड़ा सा सीक्वेंस है ना उसको छोटे छोटे बेस पेयर में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. वो हो सकता है उसकी साइज कितनी है वो डिपेंड करेगा, बट हम उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट है ना उसको रीड करते हैं. ठीक, अब पर यहाँ पे एक सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर मेरे को मान लो कि एक डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है, और जैसे मान लो मेरे को एक सीक्वेंस दे रखा है AGTTCG जो भी है, ठीक है, अगर मैं उनको बीच में से कट कर रही हूँ और दो सेपरेट फ्रेगमेंट मेरे पास आ रहे हैं, जैसे एक वाले में ATCC, दूसरे वाले में है GATRC जो भी मान लो, ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इस मतलब मेरे फर्स्ट सीक्वेंस के बाद सेकंड सीक्वेंस आएगा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस लेके तो काम कर नहीं रहे. हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 4 फ्रेगमेंट लेके काम कर रहे हैं. हमने एक टारगेट सीक्वेंस था उसको हमने 4 फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि पहला फ्रेगमेंट कौन सा है, सेकंड फ्रेगमेंट कौन सा है, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा है, कौन किसके बाद आएगा. तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट और स्टार्टिंग वाले फ्रेगमेंट है ना उसे कॉमन रखते हैं. सपोज से 10 बेस पेयर का मैंने फ्रेगमेंट बनाया, तो बीच के 6 बेस पेयर जो है ना वो भले ही नए हो सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो हमारे फर्स्ट वाले से कोरिलेट करेंगे और जो लास्ट वाले 2 हैं वो नेक्स्ट वन से कोरिलेट करेंगे, ताकि ना हम उनको मतलब चेक कर सके कि इसके मतलब किसके बाद कौन सा सीक्वेंस रहा होगा. ओके, तो ये शॉर्ट रीड्स हो गए, फ्रेगमेंट्स है, शॉर्ट रीड्स है, और इसको फिर हम अलाइन करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे आया होगा. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, सो आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स. दी एक्चुअली आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, जो आप बोले कि शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे कि और फिर एक सीक्वेंशियली वो वापस अरेंज होने चाहिए वो वाला पोर्शन. ओके, तो मैं क्या कह रही थी कि सपोज कि विश आई कुड राइट इट डाउन समवेयर, तो मैं शो नहीं कर पाऊंगी. चलो कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हैव समथिंग ताकि मैं लिख सकूं. ऐसे मुझे सीक्वेंस याद तो रहेगी नहीं. तो सॉरी, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप भी लिख लो ताकि आपको मतलब याद रहे फ्रेगमेंट करना क्या है. पहली बात तो कि एक लास्ट टारगेट सीक्वेंस थी, वो तो मान लो कि एक टारगेट सीक्वेंस मैंने आपको दे रखा है कि एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है, कि मैंने आपको बोल रखा है कि मैं कि मान लो कि मैंने ना आपको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आप काम करते हो और मैंने आपको बोला कि मुझे ना क्राइम सीन पे एक सैंपल मिला है, ब्लड सैंपल मिला है, और मैंने आपको बोला कि इसको सीक्वेंस करो ताकि हम पता लगा सके ये किससे रिलेटेड है. ओके, हर सेल में एक अपना अपना सीक्वेंस होता है, तो मैंने आपको एक टारगेट सीक्वेंस दे रखा है जो कि मान लो 100 बेस पेयर का है. 100 बेस पेयर का है. अब मैंने इसको बोला कि आपको ना इसका क्या करना है कि 100 बेस पेयर को आप एक साथ, हमारे पास टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है, मान लो कि अभी तक हमारे पास NGS नहीं आया है, अभी तक हम सिर्फ वो मैक्सम और गिलबर्ट को यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा सीक्वेंस को एक बार नहीं कर सकता आइडेंटिफाई. तो हमने क्या किया, 10-10 फ्रेगमेंट, 10-10 बेस पेयर के फ्रेगमेंट बना लिए. ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास कितने फ्रेगमेंट्स हो गए होंगे, अगर आप ऐसे मान लो मैं कर रही हूँ कि 10-10 का क्लीव कर रही हूँ, सपोज मैंने 10 को एक क्लीव किया, फिर उसके बाद 10 क्लीव किया, तो अगर ऐसे करोगे तो आपके पास 10 बेस पेयर 10 फ्रेगमेंट्स आने चाहिए, बट हम वैसे काम नहीं करते. हम वैसे काम क्यों नहीं करते कि सपोज मैंने आपको स्ट्रैंड बना के दे दिया
कि पहले वाले में आपके पास एक स्ट्रैंड है जिसका सीक्वेंस है ATCGATTT। मान लो ये 8 बेस पेयर का एक स्ट्रैंड मेरे पास है, उसको मैंने बोला आपको कि चार बेस पेयर का फ्रेगमेंट करना है, ठीक है। अगर आप ATCG के बाद क्लीव कर रहे हो तो आपके पास दो फ्रेगमेंट क्या आएंगे, ATCG और दूसरा फ्रेगमेंट आएगा ATTT, ठीक है। तो पर आपको पता कैसे चलेगा कि पहले वाला कौन सा था? हो सकता है कि ATT जो है वो पहले आना चाहिए, ATCG को बाद में आना चाहिए। तो ये तो 2 सीक्वेंस है, तो चलो बस 2 ही ऑप्शन रहेंगे। बट अगर आपके पास थाउजेंड्स में सीक्वेंस हो तो आपके पास 1000 में फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया, कौन किसके बाद में आया, कौन बीच में आएगा? पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी फ्रेगमेंट जो हम क्लीव कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग और एंडिंग वाले जो सीक्वेंस होते हैं ना, वो उनके पहले और बाद वाले जो सीक्वेंस है उनके सिमिलर होंगे। इट्स लाइक जैसे मैंने सीक्वेंस आपको क्या दिया था, ATCG ATTT, तो एक फ्रेगमेंट बनेगा वो ऐसा रहेगा कि ATCG है और दूसरा जो फ्रेगमेंट बनेगा ना वो हम वापस CG से स्टार्ट करेंगे, CGAT, ताकि मुझे ये पता रहे कि पहले कौन सा था और बाद में कौन सा था। समझ आया? ये सही। बट दी अगर हम लोग मतलब अज्यूमिंग, आई डोंट नो इफ इट इज पॉसिबल, जैसे एक डीएनए का एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है ना, मतलब एक तरफ फॉस्फोरस, लास्ट तरफ OH। अगर हम लोग उसका कि अगर हम जो उसका रेडियो लेबलिंग अगर कर दिए, तब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये पोर्शन तो मतलब फॉर श्योर ये पोर्शन स्टार्ट है। और सिमिलरली अगर हम लोग एक फ्रेगमेंट को तोड़ेंगे, इट अगेन बिकम्स अ 5 प्राइम एंड और लास्ट वाला पार्ट उसका 3 प्राइम एंड बन जाता है। तो फिर से अगर हम लोग वैसे करेंगे, ऑल्दो हम लोग को पूरा सीक्वेंस थोड़ा इशू हो सकता है, बट हमको स्टार्टिंग तो मिल सकता है ना, मैं मतलब ये आइडिया। अब सीक्वेंस सपोज आपने इसको क्लीव कर लिया 5 to 3 प्राइम, पर आप ये कैसे जैसे 5 प्राइम 3 प्राइम आपको पता है, पर ये तो नहीं पता ना कि जो नेक्स्ट आपने क्लीव करा, सपोज मैंने ये बोला कि ATCG आपने क्लीव करा है, तो इसका तो 5 और 3 प्राइम आप पता लगा लोगे कि 5 प्राइम कौन सा है, 3 प्राइम कौन सा है, पर ये कैसे पता लगाओगे कि जो नेक्स्ट वाला सीक्वेंस है G के बाद A जो जुड़ेगा वो इसी सीक्वेंस में जुड़ेगा? ये भी तो पॉसिबल है कि T से के साथ जुड़ जाए, आगे पीछे पता नहीं लगा पाओगे ना। पर हमें तो सीक्वेंस एक एग्जैक्टली मैनर में चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा आ रहा है, सेकंड कौन सा आ रहा है। यस यस। इसलिए ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, बट ठीक है। अभी तो वैसे काफी, पर अभी भी यही यूज किया जाता है। फ्रेगमेंट हम बनाते हैं उसको हम सिमिलर ही रखते हैं, बिकॉज ताकि उसे बट क्योंकि उसको अलाइन करना इजी रहता है बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स को यूज करके। आई थिंक आपको इनका आइडिया होगा। आई एम नॉट फ्रॉम बायो। मतलब ये बेसिकली शॉटगन सीक्वेंसिंग काइंड ऑफ ये ना। शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड तो नहीं होता। शॉटगन मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जरूर पढ़ा है। आई डोंट नो, मैं लाइक ओके। नहीं मतलब आई थॉट दैट शॉटगन सीक्वेंसिंग में सिमिलर काइंड ऑफ चीज होता है कि डीएनए पूरे डीएनए स्ट्रैंड को फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, उनको सीक्वेंस किया जाता है और फिर बाद में उसको सुपर इम्पोज करके इन टोटल देखा वो जाता है। सीक्वेंसिंग के सारे टेक्निक में ये पॉइंट हमेशा सिमिलर है। एनजीएस में भी ये Okay. सिमिलर मिलेगा। जितने भी मेथड्स आज तक आए ना उन सब में ये वाला पार्ट सब में कांस्टेंट है। फ्रेगमेंट बनना और उसको अलाइन करना, सुपर इम्पोज करना, ये सब में कांस्टेंट है। ओके ओके, थैंक यू। Anyone else? Or should I move on? Okay. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में। तो अब इसका बेसिकली यूज क्या है? तो ये भी सीक्वेंसिंग करने में यूज आ रहा है। इट्स जस्ट कि ये थोड़ा चीप है और इससे ना जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बस इतना से इसमें डिफरेंस आया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसमें अपने बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, इल्यूमिना आता है, पायरो सीक्वेंसिंग आते हैं, सबके अपने अपने टेक्निक्स है। हम यहाँ पे एक ही पढ़ेंगे, बट बहुत सारे मैथड्स है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें आ रखी है। ठीक है, अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं, कुछ नया बचा तो बता दूंगी मैं। तो अब यहाँ पे दे रखा है मैसिवली और डीप सीक्वेंसिंग दैट डिस्क्राइब अ डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी which has revolutionized genomic research using NGS an entire human genome can be sequenced within a single day। ये बता दिया कि बस फास्ट है तो एक दिन के अंदर पूरा ह्यूमन जीनोम आप सीक्वेंस कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एनजीएस प्लेटफॉर्म, इल्यूमिना, सॉलिड। अब ये सीक्वेंस टेक्नोलॉजीज यूज करके आप पता लगा सकते हो क्या सीक्वेंस रहा होगा। However, all NGS platform performs sequencing of million of small fragment of DNA in parallel। यही है कि वो हर छोटे जो डीएनए एक डीएनए का एक सीक्वेंस है
उसको फ्रेगमेंट करके उसको हम पैरेलली एक साथ बहुत सारे डीएनए सेगमेंट्स को हम ना सीक्वेंसिंग कर सकते हैं एक टाइम में. Bioinformatics analysis are used to piece together these fragments by mapping the individual reads. अब इसको मैप करना है और उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं उसको अलाइनमेंट करके उसे हम बना सकते हैं एक सीक्वेंस. Each of 3 billion bases in human genome is sequenced multiple times, providing high depth to deliver accurate data. ये बोला कि 3 बिलियन जो हमारे पास ह्यूमन जीनोम में जीन थे, बेस पेयर था बेसिकली, उसे हमने ना बहुत बार ना क्या बोलते सीक्वेंस किया है ताकि हमें ज्यादा एक्यूरेट डाटा मिल सके. इट मे बी पॉसिबल कि मैं किसी सीक्वेंस को एक बार ही सीक्वेंसिंग कर रही हूँ तो उसमें एरर आने के चांसेस है. हो सकता है कि डिटेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया हो सकता है कि लाइक उस जो इन्वायरमेंट फैक्टर है उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ गए हो. तो ये सब ताकि हाई एक्यूरेसी के लिए हमने उसको मोर देन 1 किया, मोर देन 3 टाइम्स किया गया था हर एक सीक्वेंस को मतलब हर एक फ्रेगमेंट को सीक्वेंस. अब यहाँ पे बेसिकली छोटा सा देख सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देती हूँ मैं. ये प्लेटफॉर्म के नाम दे रखे हैं, कहाँ पे आप ये सब कर सकते हो. ठीक है, अब एडवांटेज ये है कि फास्ट है, चीप है, कि भाई हमने बता लिया कि एक दिन के अंदर पूरा ह्यूमन जीनोम हम सीक्वेंस कर सकते हैं, तो ये फास्ट है और चीप तो है ही है. डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें ना वो आपको कंप्यूटेशनल चीजें जो है जैसे कि जैसे आप 2 लैब होती है हमने सुन रखी, वेट लैब और ड्राई लैब. जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाली लैब होती है उसे हम ड्राई लैब कहते हैं, जहाँ पे यूज करते हैं. तो जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं उनको भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी इस काम करने के लिए. तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है कि साइंटिस्ट खुद सारा काम नहीं कर सकता, उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स वालों के पास जाना पड़ेगा और इसमें एरर होने के फिर भी चांसेस हैं. ओके, एप्लीकेशन ऑफ एनजीएस. अब पूरा ह्यूमन जीनोम इसको फटाफट सीक्वेंस कर सकते हो. अब जो आपका जो टारगेट सीक्वेंस है उसको है ना आराम से फटाफट आप पता लगा सकते हो. उसका ये दे रखा है कि आपके पास सपोज कोई डिजीज है जो है आपको पैथोजन है, उसको पता लगा सकते हो कि अब सपोज कि कोई ऐसा वायरस है जो अपना जीन जो है वो ह्यूमन में इंसर्ट कर देता है, कोई ऐसा वायरस हो सपोज. तो अब मेरे को अगर पूरा ह्यूमन जीनोम पता है कि वो कहाँ से कितना सीक्वेंस होगा, तो अगर मुझे उस इन्फेक्टेड पर्सन का जीनोम को मैं सीक्वेंस कर लूँ तो मैं पता लगा सकती हूँ कि भाई ये वाला फ्रेगमेंट है जो अलग है, ये वायरस से रिलेट करता है, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं. इन सब के थ्रू ये चीजें की जा सकती है. अब यहाँ पे हम उसका एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, इल्यूमिना डाई सीक्वेंसिंग. अब ये करते कैसे, मैं एक बार ये जो डायग्राम है इसके थ्रू समझा देती हूँ, फिर हम आगे एक स्टेप पढ़ लेंगे इसका. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है. ये सेकंड वाला पॉइंट देख सकते हो, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी वर्क इन 5 बेसिक स्टेप्स: फ्रेगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन, एम्पलीफाई, सीक्वेंस एंड एनालाइज. तो क्या है, पहला हम कर रहे हैं फ्रेगमेंट. तो यही हमने पढ़ा कि ना हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं कोई भी डीएनए जो है, क्योंकि हम पूरा एक साथ जीनोम नहीं कर सकते हैं ना सीक्वेंस, तो हमने उसको फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया. अब उसके बाद मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि इनके दोनों जो एंड होते हैं ना उनमें अडेप्टर को अटैच करते हैं. अब अडेप्टर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं उस टाइम समझा दूंगी. अभी बेसिकली समझने के लिए इतना सा ध्यान रख लो कि हमारे पास एक फ्लो सेल होता है. फ्लो सेल बेसिकली एक स्क्वायर का बॉक्स मान लो जिसके ऊपर डीएनए अटैच रहता है, डीएनए खड़ा रहता है बेसिकली ताकि उसका सीक्वेंस किया जा सके. अगर वो डीएनए सपोज कि काफी मैस जैसे अगर वो सुपर कॉइल हो रखा है तो उसका सीक्वेंसिंग करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डीएनए को स्ट्रेट रखा जाता है ताकि वो ना उसका सीक्वेंसिंग इजी हो जाए. तो फ्लो सेल का काम इतना ही है कि डीएनए को बाइंड करके रखना ताकि उसका सीक्वेंसिंग हो सके. अब अडेप्टर यहाँ क्या काम कर रहा है, तो अडेप्टर ना उसका अडेप्टर का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है फ्लो सेल में. तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों अटैच हो जाते हैं और फिर उसी से डीएनए को वापस स्ट्रैंड किया जा सकता है. अटैच करने के लिए अडेप्टर, शॉर्ट में अडेप्टर का सिमिलर स्ट्रैंड है वो फ्लो सेल में पाया जाता है और दोनों अटैचमेंट में हेल्प करता है. अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ना जो सीक्वेंस है, अब जो प्राइमर बाइंड होता है, ठीक है, तो इनके पास ना अडेप्टर के जस्ट पास में एक प्राइमर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता. अब जैसे ये नहीं पता कि डी नोवो सिंथेसिस क्या होता है, मैं शॉर्ट बता देती हूँ. ठीक है, डी नोवो सिंथेसिस मतलब ये खुद कुछ बना नहीं सकता, खुद स्टार्ट नहीं कर सकता. वो जो नया सिंथेसिस है वो खुद नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी. तो जैसे हम लोगों ने ना पढ़ा होगा एप्लीकेशन,
ठीक है। तो रेप्लिकेशन हमने पढ़ा कि आरएनए प्राइमर आके जुड़ता है, उसके पीछे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक एक बेस पेयर ऐड करता जाता है और उस तरीके से हमारा पूरा फ्रेगमेंट पड़ता है। ये हमने 11th 12th में पढ़ा भी है, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, जो भी था वो डीएनए का था, एक कंप्लीट सेगमेंट होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट वाला, कि आप एक में पूरा स्ट्रेट बन रहा है, दूसरे वाले फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। तो यहाँ पे रीजंस बताने का सिर्फ इतना था कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है जो उसको रेप्लिकेट करने का काम करेगा, तो वो खुद से काम नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे प्राइमर बाइंडिंग है। तो साइट ऑलरेडी प्रेजेंट है जहाँ पे जाके प्राइमर बाइंड होगा, उसके बाद जो डीएनए है, जो टेम्पलेट हमारे पास है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होगा, जैसे हमने पीआर एक्सटेंशन में देखा कि पूरा एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री जैसे फॉर्म हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुका है, वो दोनों दोबारा सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि क्लस्टर फॉर्मेशन होगा, यानी सेम सीक्वेंस जो है आजू बाजू में और रेप्लिकेट होंगे धीरे धीरे, दोबारा इनका ब्रिज फॉर्मेशन होगा, दोबारा ये सेपरेट होंगे, उस तरह उनका क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद उनका सीक्वेंसिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक रीजन आता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हम इतना सारा क्लस्टर फॉर्मेशन कर क्यों रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट क्या है जब हमें एक ही बार करना है। तो सबसे पहला रीजन तो इसका ये है कि इनमें से जो अब पहली चीज तो ये कि जो इनके ना 2 स्टैंड बनेंगे, जैसे मान लो कि पहले मैंने स्टैंड बना रखा है, मेरा अटैच जो एडेप्टर है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक। तो जो नेक्स्ट वाला है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। तो यहाँ पे डिसोशिएशन में आप देख सकते हो कि नीचे वाला जो डार्क था वो अगले वाले जो डीएनए में ऊपर की तरफ है, तो इनका जो स्ट्रैंड का जो चार्ज होगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो अपोजिट हो जाएगा। तो आगे मेथड पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, छोड़ो मैं अभी आगे कंटिन्यू कर लूंगी, उस टाइम समझा दूंगी, आई थिंक उस टाइम ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक। अब उसके बाद हम उसका सीक्वेंसिंग करेंगे कि कौन कौन सा जो फ्रेगमेंट है वो बाइंड हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक स्टेप देख लेते हैं, आई गेस उस टाइम का मैं सारी जो हमने पीछे पढ़ा वो तुम्हें सब समझ आ जाएगा, जिसे नहीं समझ आया मुझे बोल देना। ओके, तो पहला चीज ये है कि हम फ्रेगमेंट बना रहे हैं, पहला काम यही है हमारा, और फ्रेगमेंट बना के उससे जीनोमिक लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता है। क्योंकि आपने सपोज एक टाइम में अब हर बार ऐसा तो नहीं कर सकते, जैसे सपोज आपको 500 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट चाहिए, तो ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है ना कि आपने 500 क्लीव किया फिर अगले दिन आप दोबारा 500 क्लीव करोगे, ऐसा नहीं किया जाता। तो हम क्या करते हैं, एक साथ पूरे जो लंबे से टेम्पलेट होगा उसका सेगमेंट क्रिएट करके रख लेंगे और उसे जीनोमिक लाइब्रेरी में स्टोर कर लेंगे, और उसको ना एक साथ पैरेलली हमने बोला एक साथ एक टाइम में बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारे टेम्पलेट को हम फ्रेगमेंट को हम वो कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक। तो पहला काम ये है जीनोमिक लाइब्रेरी, उसमें क्या किया हमने, डीएनए को फ्रेगमेंट करके उसे स्टोर करके रख लिया और फिर उसका हम सीक्वेंसिंग करेंगे। अब डीएनए लाइब्रेरी बनाने का 2 तरीका है, पहला है सोनिफिकेशन और दूसरा है टेगमेंटेशन, ठीक है। Am I audible? मेरा नेटवर्क आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। सॉरी, वो यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा, सो इट्स स्कैरी। तो पहला है यहाँ पे सोनिफिकेशन है। तो सोनिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, बस इतना ही कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को यूज कर रहे हैं, उससे फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें क्या होगा, और दूसरा वाला टेगमेंटेशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोजर्स को यूज करते हैं जो रैंडमली कट लगाता है। पहले सोनिफिकेशन में क्या है कि वो एग्जैक्टली सिमिलर लेंथ की जो सीक्वेंस है वो फॉर्म करेगा। सपोज कि मैं 20 बेस पेयर का एक सीक्वेंस फ्रेगमेंट काटना चाहती हूँ, तो जितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना वो सारे 20 बेस पेयर के ही होंगे। बट टेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है कि एक 20 बेस पेयर का बने, अगला वाला 500 बेस पेयर का बन जाए, वो इंटायरली डिफरेंट लेंथ हो सकते हैं, ठीक है। और बट जो टेगमेंटेशन है उसमें क्या होता है कि वो एडेप्टर को साथ में ही ऐड करते चलता है, क्लीवेज करता है, ऐड कर देता है, क्लीवेज करता है, ऐड कर देता है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया इन दोनों में डिफरेंस। इस तरीके से फ्रेगमेंट्स की लाइब्रेरी बना ली। अब एडेप्टर पे बात करते हैं। तो एडेप्टर तो लाइक बताने हेड ना लीडर की तरह काम करेंगे, उसे सीक्वेंस एक जगह देने के लिए कहाँ पे आपको जाके बाइंड होना है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जो आपके एडेप्टर होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से, तो कहीं पे ये आपस में बाइंड ना हो जाए, इसको भी रोकने का काम ही टर्मिनल सीक्वेंस ही करते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग ना हो पाए। अब दूसरा दे रखा है एडेप्टर, तो ये ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं फ्लो सेल से। कॉम्प्लीमेंट जो फ्लो सेल में भी कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स लगे हुए रहते हैं, उनसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या है ना, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जो फ्लो सेल है और ये जो फ्रेगमेंट है उसे अटैच करने में हेल्प करते हैं।
थर्ड दे रखा है इंडेक्स। तो इंडेक्स का बेसिक कुछ खास यूज है नहीं, इट्स जस्ट कि ये एडेप्टर और प्राइमर बाइंडिंग साइट को थोड़ा डिफरेंट करता है, और उसके बाद इसे बार कोड सीक्वेंस कहते हैं। लाइक इसका यूज करके आप पता, जैसे बार कोड होता है ना कि हर एक प्रोडक्ट का अपना बार कोड होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक फ्रेगमेंट का अपना बार कोड रहेगा ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर सको कौन सा वाला फ्रेगमेंट है। सपोज जैसे मैंने मान लो कि इस वाले की कोड, इस वाले में जो कोना बेस पेयर है वो स्पेशल रहेंगे, दूसरे वाले में अलग रहेंगे, और ये हमें बेस पेयर पता होता है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इसका हमें पता होता है, हम खुद ऐड करते हैं ना, तो जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसका सीक्वेंस हमें पता ही होता है, तो इसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला सीक्वेंस है, कौन सा वाला बेस पेयर है, ये कौन सा वाला फ्रेगमेंट रहा होगा। उसके बाद प्राइमर बाइंडिंग साइट, तो ये वो साइट है जहाँ पे प्राइमर आके बाइंड होता है और उसके बाद रेप्लिकेशन शुरू होती है, ठीक। इसको मैं रीड कर लेती हूँ। ये दे रखा है कि सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू सॉलिड सरफेस। तो एडेप्टर क्या है कि वो जो सॉलिड सपोर्ट है, फ्लो सेल हमने बोला कि उसके अंदर भी डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है ताकि उसे सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि वहां पे सीक्वेंसिंग आराम से हो सके। सेकंड दे रखा है इंडेक्स को बता रखा है बारकोड सीक्वेंस, यानी वो सीक्वेंस जो कि हर एक फ्रेगमेंट का स्पेशल होगा और उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कौन सा वाला फ्रेगमेंट आपने यूज करा है, ठीक है। थर्ड दे रखा है द बाइंडिंग साइट फॉर सीक्वेंसिंग प्राइमर। तो प्राइमर बाइंडिंग साइट है जहां पे आके प्राइमर बाइंड होता है। इल्यूमिना यूजेस अ सीक्वेंस बाय सिंथेसिस अप्रोच। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो एक अप्रोच यूज करता है जिसे बोलते हैं सीक्वेंस बाय सिंथेसिस। वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या है इसका मतलब। द फ्लो सेल हैज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कोटिंग द बॉटम ऑफ सेल एंड दे सर्व एज अ सॉलिड सपोर्ट टू होल्ड द डीएनए स्ट्रैंड इन प्लेस ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग। तो ये बता रखा है कि जो फ्लो सेल है ना, उसके अंदर भी मैंने बोला एक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे एडेप्टर से, ताकि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वो सॉलिड सपोर्ट लेके खड़ा रह सके वहां पे, ताकि उनका सीक्वेंसिंग करना इजी हो जाए। अब नेक्स्ट ये रखा है एज द फ्रेगमेंट डीएनए इज वॉश्ड ओवर द फ्लो सेल अप्रोप्रिएट एडेप्टर अटैच्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिड सपोर्ट। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने कि पहले हमने प्राइम मतलब जो एडेप्टर है उसको हमने फ्लो सेल के अंदर डाला। अब जो बाइंड हो गए वो तो ठीक है, जो बाइंड नहीं हुए ना उसे हम वॉश कर देते हैं ताकि जो बाइंड नहीं हो पाए हैं उसे हम फ्लो सेल से हटा सकें, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। तो जैसे ये देखो, ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये तो हमारा है फ्रेगमेंट, और यहाँ पे पिंक और ग्रीन कलर का जो दे रखा है ना वो है एडेप्टर। अब है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लग सिमिलर ही है, जो ब्लू जो पिंक और ग्रीन दे रखा है सिमिलर है, ये जस्ट कि इन्हें अलग अलग कलर से शो किया गया है ताकि आपको ये पता रहे कि इन जिनकी साइड है वो चेंज हुई है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो क्या बता रखा है कि जो इधर जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना नीचे की साइड जहां से पिंक वाला बाइंड हो रखा है डबल कॉम्प्लीमेंट्री फ्लो सेल है, उसके अंदर देखो आपको छोटे छोटे से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दिख जाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे फ्रेगमेंट के एडेप्टर से। अब फ्रेगमेंट आके जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या है कि उसका जो दूसरा ओपन एंड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डीएनए कोई इतना सॉलिड तो है नहीं कि वो इतना स्ट्रेट खड़ा रह जाए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने ही फ्लो सेल में दोबारा बेंड होगा, और तो उसका जो दूसरा वाला सपोज यहाँ पे हमने 5 प्राइम एंड बाइंड कर लिया है, तो जिसका 3 प्राइम एंड है वो उसके पास वाले कॉम्प्लीमेंट्री से जाकर अटैच हो जाएगा। इससे ये जो ब्रिज फॉर्मेशन हो गया कि आप देख सकते हो कि यू शेप फॉर्म हुआ है, उसे हम ब्रिज कह रहे हैं, ठीक। अब ब्रिज फॉर्म होने के बाद उनका एक साइड जहाँ पे प्राइमर बाइंडिंग साइट है, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि दोनों तरफ प्राइमर बाइंडिंग साइट तो प्रेजेंट है, बट जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ फ्री 3OH होता है ना, उसी के साथ आगे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ सकता है, और जो 5 वाला प्राइम जो है उसे उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती। ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ 3OH फ्री वाला, जो जिसके पास 3OH जो है वो फ्री होगा ना उसी के पास बेसिस जोड़ेगा और इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बनेगी। तो एक साइड में जाके आपका प्राइमर बाइंडिंग साइट है, वहां जाके प्राइमर जुड़ जाएगा, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में देखो कि ना मतलब क्या हो रहा है कि पूरा डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो फॉर्म हो रहा है। ये बन गया पूरा, ये पर्पल कलर का, ठीक है, और ये पूरा बन गया। और जब ये बन गया तो उसके बाद जो दोनों स्ट्रैंड थे उसको हमने सेपरेट कर दिया, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड बन चुके हैं, उनको हमने सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद हमने इनकी और कॉपी बनाई है। सेम प्रोसेस, वापस ये ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे, वापस से प्राइमर आके जुड़ेगा, वापस से कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्लस्टर फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा कि ये जितने भी देखो 2 सीक्वेंस बनी है हमारे पास, एक फॉरवर्ड सीक्वेंस और एक रिवर्स सीक्वेंस।
फॉरवर्ड सीक्वेंस कौन सी थी? जो हमारे पेरेंट, जिसको हम, जिस टेम्पलेट को हम सीक्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रहेगा हमारा। तो अब इससे क्या हुआ कि जो स्टैंड हमने लिया था फर्स्ट वाले में, जो स्टैंड है उसे हम फॉरवर्ड कह रहे हैं, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बना है ना उसे हम रिवर्स कह रहे हैं। तो जितने भी रिवर्स स्टैंड है ना उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब पहले इन जो इतना स्टेप्स है वो समझते हैं, ये हटाना बाद में देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, अब दे रखा है वंस अटैच्ड क्लस्टर जनरेशन कैन बिगिन, कि द गोल इज टू क्रिएट 100 ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब हमारा क्या, यहाँ पे हम क्लस्टर फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक बार अटैचमेंट हो गई एडेप्टर से, हमारा जो फ्लो सेल का ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो अटैच हो गया। अब यहाँ पे हम क्लस्टर फॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं। हमारा गोल क्या है कि एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रैंड हमें 100 अमाउंट में चाहिए। अब कैसे बना रहे हैं? तो पहले ब्रिज एम्प्लीफिकेशन होगा कि हमने पहले जो एक स्ट्रैंड है वो बेंड हो गया, दूसरा यू शेप बना, वो ब्रिज बना। उसके बाद वहाँ पे प्राइमर, बाइंडिंग साइड पे प्राइमर आके जुड़ा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो रेप्लिकेशन जैसा प्रोसेस होता है वो हुआ। फिर वो दोनों जो डबल स्टैंडर्ड है वो सेपरेट हो गए सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड में, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड और रिवर्स स्ट्रैंड में। ठीक है, उसके बाद हम उसको कॉपी बना लेंगे। ये स्टेप था। अब जैसे बता दिया, ब्रिज एम्प्लीफिकेशन हमने कर लिया। DNA polymerase move along a strand of DNA, creating its complementary strand. At the top of reverse strand, there is an adapter sequence. The DNA strand bend the attached to oligo that is complementary to the top adaptive sequence. अब यही बता रखा है कि है ना, जो DNA polymerase है वो पूरे DNA के साथ मूव करेगा। ठीक है, और जो आपका आगे ना एक और जो फ्री वाला स्ट्रैंड है वो बेंड होके ना फ्लो सेल के दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से अटैच हो जाएगा। Polymerase attached to reverse strand and its complementary strand identical to the origins made. अब यही बता रखा है कि जो रिवर्स स्ट्रैंड है ना वो भी सेम ही काम करेगा, वो भी दोबारा बेंड होगा, उसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। इस तरीके से पूरा किया जाता है। नाउ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज दे नेचर दैट ईच स्ट्रैंड can separately attach to an oligonucleotide sequence anchoring to flow cell. One will be reverse strand, other will be forward. अब यही बता रखा है कि इस तरह के जितने भी सीक्वेंस बनते जाएंगे ना वो सारे वापस ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे, वापस सेपरेट होंगे। इस तरीके से एक क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? ऐसे है तो बता दो, ताकि वरना फिर मैं आगे स्टेप में बढ़ूं। गाइस रेस्पॉन्स करो, अगर नहीं है तो नो बोलो। ओके, मैं इसको यही लेने वाली हूँ कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही से तुम्हें चलो बोल रहा था। ओके, तो हाँ हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे वो जो टर्म हमने पढ़ा था ना, सीक्वेंस बाय सिंथेसिस, अब वो यहाँ पे आता है। तो अब हमारे पास जो अब पहला हम काम क्या करते हैं कि जितने भी रिवर्स स्ट्रैंड है ना उसे रिमूव कर लेते हैं। अब हमने रिवर्स स्ट्रैंड को रिमूव कर लिया। अब हम क्या करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे एक सीक्वेंस में समझाते हैं क्या होता है कि हर एक सीक्वेंस पे अब प्राइमर है, उसके आगे एक एक बेस पेयर अटैच होना शुरू होगा। तो एक टाइम में ना एक राउंड में सिर्फ एक बेस पेयर ही जुड़ेगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास टेम्पलेट में फर्स्ट हमें दे रखा है ए, तो उसके साथ ना फर्स्ट राउंड में टी ही जुड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे पास जितने भी बेस पेयर है ना उनके पास अलग अलग किस्म का फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ए को ग्रीन कलर से शो कर रखा है, और सी है वो ब्लू, स्काई ब्लू कलर से है, टी जो है वो रेड कलर से है, और जी जो है आई थिंक वो ब्राउन कलर से है। ठीक है, हर एक बेस पेयर को हमने डिफरेंट कलर से टैग कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने बोला एक राउंड में सिर्फ एक बेस पेयर जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ तो ए के साथ टी जुड़ा। ठीक है, और टी जो होगा जैसे ही बाइंड होगा वो अपना फ्लोरोसेंस शो करेगा। जैसे यहाँ पे उसका रेड कलर दे रखा है तो हमें रेड कलर देखने को मिलेगा, और हम उसको नोट कर सकते हैं कि अच्छा हमें रेड कलर मिला है, दैट मीन्स कि यहाँ पे टी बाइंड हुआ है। और टी बाइंड हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, किसके साथ बाइंड होता है तो वो ए के साथ बाइंड होता है। तो हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट जो सीक्वेंस है हमारा वो है ए। फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, हमें पता चल गया कि फर्स्ट जो सीक्वेंस रहा होगा वो ए रहा होगा। फिर दोबारा हमने दूसरे राउंड में दूसरा बेस पेयर जोड़ा, तो वहां पे जी जुड़ा। जी है जैसे जुड़ेगा वो हमें ब्राउन कलर शो करेगा, तो उसको हमने नोट कर लिया।
कि भाई ब्राउन कलर शो हुआ है, दैट मीन्स कि जी जुड़ा है, वहां पे जी जो बेस पेयर है वो जाके अटैच हुआ है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी। तो मुझे पता चल गया कि टेम्पलेट में सी वहां पे रहा होगा, जो हमारा टारगेट सीक्वेंस है उसमें ए के बाद सी है। ओके, फिर थर्ड राउंड पे आते हैं। थर्ड राउंड में आके ए जो बेस पेयर है वो अटैच हुआ कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। तो वो जैसे वो अटैच होगा तो हमें जो लाइट ग्रीन कलर है वो फ्लोरोसेंस देगा, और वो जैसे ही वो फ्लोरोसेंस दे रहा है तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि भाई ग्रीन आया, दैट मीन्स ए होगा। तो जो टारगेट सीक्वेंस रहा होगा उसमें टी सीक्वेंस रहा होगा। इसे कहते हैं सीक्वेंस बाय सिंथेसिस, कि आप एक एक टाइम बेस पेयर अटैच करते जा रहे हैं और उसी के साथ सिंथेसिस हो रहा है, जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है वो बन रहा है और आपको सीक्वेंस भी पता चल रहा है। इसे कहते हैं सीक्वेंस बाय सिंथेसिस। एंड आप सीक्वेंसिंग भी कर रहे हो और आप जो नया टेम्पलेट है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हमारे टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी फॉर्म कर रहे हो। ठीक, इसे आप कहते हैं पहला। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन जो मैंने वहां पे छोड़ दिए थे कि भाई ना हम जो रिवर्स स्ट्रैंड होता है उसे क्यों हटाते हैं। तो अब क्या है कि डीएनए हमें पता है कि बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब उसपे अगर एक बेस पेयर जाके अटैच हो रहा है तो उसे डिटेक्ट कर पाना, जो कलर वो शो करेगा वो बहुत मिनिमल होगा, आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि कलर क्या आया है। तो अब वो मिनिमल कलर है तो उससे अब हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ताकि जो अब सपोज कि फॉरवर्ड और रिवर्स जो होगा उनके अंदर ऑब्वियसली बेस पेयर डिफरेंट होगा। अब इस तरफ से ए जी टी सी से स्टार्ट हो रहा है, इधर से मान लो टी 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 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग कलर अगर एक साथ शो होगा तो वो क्लैश हो जाएगा, तो कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस है कि भाई कौन सा बेस पेयर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम रिवर्स वाले सारे हटा देते हैं ताकि सिमिलर काइंड के जो स्ट्रैंड है वो रहे, उन्हें डिटेक्ट करना इजी हो पाए, बस ये हमारा काम है। ठीक है, इसके लिए हम जितने भी रिवर्स वाले होते हैं उन्हें हटा देते हैं। और इसके अलावा दूसरा ये चीज हो गई, हाँ। और ताकि ये काम होता है इनका, ताकि इसलिए हम जितने भी रिवर्स वाले हैं उन सबको हटा देते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रैंड को वहां पे रहने देते हैं। अब मैं इसको एक बार रीड कर लेती हूँ। एट द एंड ऑफ क्लोनल एम्प्लीफिकेशन ऑल द रिवर्स स्ट्रैंड आर वॉश्ड ऑफ द फ्लो सेल लीविंग ओनली फॉरवर्ड स्ट्रैंड। कि बताया मैंने कि रिवर्स जितने भी स्ट्रैंड होती है उनको हटा दिया जाता है, सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रैंड को वहां रहने देते हैं। अब प्राइमर अटैच टू फॉरवर्ड स्ट्रैंड एडेप्टर प्राइमर बाइंडिंग साइट and a polymerase adds a fluorescent tagged DNTP to DNA strand। तो जो DNA पॉलीमरेज है उसकी ये बहुत अच्छी खासियत है कि वो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि फ्लोरोसेंट वाला फ्लोरोसेंट टैग्ड डीएनटीपी है या फिर सिंपल डीएनटीपी है, वो मतलब बिना बायसनेस के अटैच कर सकता है बेस पेयर्स को। तो यहाँ पे यही करा हमने कि जो पॉलीमरेज है उसका यूज करके हमने बेस पेयर्स को जोड़ा है। अब ये बताया हमने बोला कि एक राउंड में सिर्फ एक बेस पेयर ही जुड़ सकता है। थर्ड पॉइंट ये दे रखा है, ओनली वन बेस इज एबल टू एडेड पर राउंड। एक हर एक राउंड में सिर्फ एक बेस पेयर ही अटैच हो सकता है। Using the four color chemistry, each four bases has a unique emission. After each round, the machine record which bases are added. ये बताया मैंने कि चार बेस पेयर जो है उनको हम अलग अलग फ्लोरोसेंट टैग कर रहे हैं ताकि हर राउंड में हमें अलग अलग कलर मिले, जो बेस पेयर जुड़ेगा वो कलर मिलेगा। फिर हम ताकि हम उसको हमारी जो मशीन है उसे नोट कर ले और उसके अकॉर्डिंगली हम टेम्पलेट का पता लगा लें। अब ये दे रखा है, ड्यू टू ऑटोमेटेड नेचर ऑफ इल्यूमिना डाई सीक्वेंसिंग इट इज पॉसिबल टू सीक्वेंस मल्टीपल स्ट्रैंड एट वंस एंड गोना एक्चुअली स्पेंड क्विकली डाटा। हमने यहाँ पे क्या हमने स्टार्टिंग वाले में देखा था कि क्लस्टर फॉर्मेशन में एक साथ एक प्लेट पे कितने सारे क्लस्टर आप फॉर्म कर सकते हो। तो आप एक बार में सिमिलर जो लाइक सीक्वेंस होते हैं मोर देन वन, आप एक टाइम में पता लगा सकते हो कि भाई कौन सा वाला लाइक एक प्लेट में मोर देन वन फ्रेगमेंट आप आराम से सीक्वेंसिंग कर सकते हो, इससे फास्ट हो जाता है थोड़ा। ये जितना हमने पूरा पढ़ा ना उसका शॉर्ट में है, वापस समझा देती हूँ मैं। ये फर्स्ट वाले में दे रखा है प्रिपेयर जीनोमिक डीएनए सैंपल, हमने फ्रेगमेंट करा, बेसिकली इसमें हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं, फिर उसको फ्लो सेल से अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक वाला साइड जो है यहाँ पे आपको ना दिख जाएगा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, जो पर्पल और पिंक कलर के छोटे छोटे सीक्वेंस प्रेजेंट है जो हमारे एडेप्टर के एग्जैक्टली सिमिलर है। तो ये जो भी है तो आपस में अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच हुए तो ब्रिज फॉर्मेशन होगा, ये जो सीक्वेंस है ये टर्न होगा और जाके जो फ्लो सेल में दूसरा एडेप्टर है जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री है उससे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनका रेप्लिकेशन होगा। जनरल रेप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे ही
कि भाई प्राइमर जुड़ा, प्राइमर से 3OH पे बेसिस जुड़ना शुरू हुए। इस टाइम तक हम कोई सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ हम PCR का यूज करके उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं ताकि क्लस्टर फॉर्मेशन हो सके। ओके अब हमने क्लस्टर फॉर्मेशन का भी रीजन बता दिया कि क्लस्टर फॉर्मेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा इमिशन मिल सके, ताकि उसे डिटेक्ट करना इजी रहेगा, क्योंकि एक डीएनए स्ट्रैंड उतना स्ट्रॉन्ग इमिशन नहीं दे सकता कि हम उससे पता लगा सके। ठीक है, अब ये हमने कर लिया कि भाई आपके क्लस्टर फॉर्मेशन हो गया। क्लस्टर फॉर्मेशन होने के बाद आप उसको है ना, अब क्लस्टर फॉर्मेशन हो गया तो हमने फॉरवर्ड स्ट्रैंड को रहने दिया, रिवर्स वाले को हटा लिया। अब यहाँ पे आपका स्टार वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस सिंथेसिस एंड सीक्वेंसिंग वही वाला स्टेप आ जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक राउंड में एक एक बेस पेयर आके जुड़ रहा है। अब जैसे ही एक बेस पेयर जुड़ा तो उसके ऊपर हम जो विजिबल रेंज होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं। अब जैसे हमने वो विजिबल रेंज डाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्लोरोसेंस खुद तो शो होगा नहीं, जस्ट कि हमने विजिबल रेंज डाला तो वो जो भी कलर होगा वो हमें इमिशन के थ्रू दिखेगा और फिर हम उसको नोट कर लेंगे कि भाई ये कलर शो हुआ था। तो हर एक बेस पेयर अपना सेपरेट कलर शो करता है, यूनिक कलर शो करता है, उसके थ्रू हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमें स्ट्रैंड पता चल गया तो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। तो अब इसका यूज करके हम बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स का यूज करके फिर हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड वहां पे रहा होगा। ठीक, ये पूरा स्टेप था इल्यूमिना का। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये टॉपिक में एंड हो गया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो प्लीज। हाँ ऑडिबल, ओके। हाँ दी, जो शुरू में आपने टारगेट सीक्वेंस के बारे में बताया ना, जो फ्रेगमेंटेशन के टाइम 5' 3' कहाँ से कौन सा शुरू हुआ था, वो थोड़ा और एक बार बता दीजिए ना। सॉरी, कौन सा वाला? शुरू में बताया था आपने 5' और 3', वो उसको कट करके कहाँ से कौन सा शुरू हुआ था, इजी ये होगा वाला? बताने के लिए वो। हाँ हाँ वही वही, ये सॉरी, इसके बाद वाला स्लाइड था शायद। पूरा तो यही आ गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हाँ ये वाला। इसमें हमने बस इसमें 3' 5' से हमें कोई लेना देना नहीं है, जस्ट कि हम इतना ही कर रहे हैं कि जो अगर सपोज मैं एक फ्रेगमेंट ले रही हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको एक बीड की ना मतलब कोई माला दे रखी है, सिंपल लेके चलो, ठीक है, और वो हर एक के बाद अलग अलग कलर जुड़ा है, रैंडमली कलर जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं ऐसे ही आपको कट करके दे दूं और आपको हाथ में बहुत सारे सिर्फ मतलब क्या मोतियां मिल रही है, तो आप पता कैसे लगाओगे कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था? उसे पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हर एक फ्रेगमेंट होता है ना, उसका स्टार्टिंग का और लास्ट का जो बेस पेयर है वो सिमिलर रखते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 फ्रेगमेंट्स बनाए, अब 10 फ्रेगमेंट में क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है ना उसका लास्ट वाला सीक्वेंस जो होगा, 3-4 सीक्वेंस जो होंगे, जो सॉरी 3-4 बेस पेयर जो होंगे वो नेक्स्ट वाले टाना फ्रेगमेंट के सिमिलर होंगे। क्योंकि अब मेरे को सिमिलर सीक्वेंस मिल गया तो मैं पता लगा सकती हूँ ना कि इसके बाद ये वाला फ्रेगमेंट होगा। जब मेरे को क्योंकि मेरा काम क्या है, मुझे पूरा जीनोम पता लगाना है, मुझे सिर्फ एक फ्रेगमेंट पता नहीं लगाना है। मेरा मेन पर्पस है कि मुझे पूरा जीनोम पता लगाना है। और अगर डीएनए सीक्वेंस को आप आगे पीछे कर दोगे तो उनका मीन बदल जाता है। ये चीज हमने देखी है कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट्री बना है उससे आरएनए बनेगा, अगर आरएनए आगे पीछे हो रहा है तो उससे प्रोटीन तो कुछ और ही बन जाएगा। तो हमारे लिए सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि हमारे पास सीक्वेंस में क्या है। तो हमें बस ये पता लगाना है कि कौन सा फ्रेगमेंट किसके बाद रहा होगा, कौन सा पहले रहा होगा। तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। और हर एक फ्रेगमेंट का फर्स्ट और लास्ट सीक्वेंस जो होता है वो उनके पहले और बाद वाले जो फ्रेगमेंट है उसके सिमिलर रहता है, ताकि जब उन्हें अलाइन करें तो हमें एक फाइनल फ्रेगमेंट जो है वो एग्जैक्टली टारगेट सीक्वेंस की तरह मिल जाए। बस इतना ही था। वो 3' 5' वो उनका क्वेश्चन था कि 5' से 3' कर सकते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 5' 3' आप पता लगा सकते हो कि 5' कौन सा था, 3' कौन सा था, पर आप ये तब भी नहीं बता पाओगे कि कौन सा आगे जुड़ेगा कौन सा पीछे जुड़ेगा। अगर एक टाइम अगर सिर्फ 2 स्ट्रैंड हो तो पता लगाना फिर भी इजी रहेगा, बट जब हम एक ह्यूमन जीनोम को बना रहे हैं तो वहां पे हमारे पास
लाख में लाइक लैक्स में हमारे पास फ्रेगमेंट्स रहेंगे, तो उन्हें डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 5 प्राइम 3 प्राइम का कुछ भी लॉजिक नहीं था यहाँ पे, जस्ट कि हम फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन फ्रेगमेंट के जो इनिशियल और लास्ट वाले जो बेस पेयर्स है वो सिमिलर रहते हैं दूसरे फ्रेगमेंट्स के से, ताकि ये ना उनको जब अलाइन करा जाए तो हमें ये पता लग जाए कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, और कुछ नहीं। समझ आया? हाँ दिया। एनीवन एल्स? Rohan, are you there? हाँ मैं हूँ। Should I end? और कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो, ठीक है फिर। Thank you, Meghna, for an inspiring lecture. Your passion, clarity, and ability to engage us made the subject come alive. Your dedication to teaching and creating inclusive learning environment is truly commendable. We are grateful for the knowledge and insights. Once again, thank you for your valuable contribution for us.